दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी फीमेल है। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट क्या है? 4 तारीख 9वां महीना 2021, शिफ्ट सेकंड है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन, जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की रचना है। कुतुबन की बात करें तो कुतुबन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे जिन्होंने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की परंपरा में सन 1503 में मृगावती नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन कृत मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मृगावती में क्या किया गया कि मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती और प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जायसी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ अगर देखें तो पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि। खुसरो की प्रमुख रचनाएं जो हैं खुसरो की पहेलियाँ हैं, मुखरियाँ हैं, दो शुकने गज़ल आदि। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा, शैव, सर्वस्व सार। ये सभी विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा, शैव, सार आदि। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख नहीं, सूरज का 7वां घोड़ा, प्रारंभ हुआ समापन, 11 सपनों का देश। तो इनमें से कौन सा धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख नहीं है, ये सही है। बल्कि सूरज का 7वां घोड़ा ये है, प्रारंभ हुआ समापन, 11 सपनों का देश जो है ये सभी धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। देखिए चारुचंद्र लेख किसका है? चारुचंद्र लेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा, अनामदास का बोथा आदि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हैं। गुनाहों की देवता 1949 ईस्वी, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी आदि धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग 1955 ईस्वी भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग 1955 ईस्वी। ठंडा लोहा की बात करें तो 1952 ईस्वी है। शाद गीत वर्ष 1959 ईस्वी और कनप्रिया जो है 1959 ईस्वी। सपना अभी भी, सपना क्या है अभी भी 1993 ईस्वी आदि जो है भारती जी के प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? केशवदास, बाल मुकुंद, नरेंद्र शर्मा, चिंतामणि। तो बाल मुकुंद हैं शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे लिखे थे। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे लिखे थे। ये चिट्ठे 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। जिसमें मध्य भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे 1904-1905 में ये चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक रचना व्यंग्य प्रधान निबंध है जिसमें शासन की निरंकुशता तथा भारतीयों पर किए गए अत्याचार और अंग्रेजों की शोषण नीति पर तीखे प्रहार किए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने अखबार चुनार 1866 ईस्वी और कोहनूर 1828 ईस्वी, भारत मित्र 1877 ईस्वी आदि पत्रों का जो है संपादन किया है। केशवदास रीतिकालीन आचार्य हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ अगर देखें तो रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी आदि ये सभी केशवदास की रचना है। आचार्य चिंतामणि की भी बात करें तो आचार्य चिंतामणि भी रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं काव्य विवेक है, कविकुल, कल्पतरु है, छंद विचार आदि हैं।
नरेंद्र शर्मा की बात करें तो द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रवासी के गीत हैं और मिट्टी और फूल हैं। फूल अग्निशस्य है, कामनी है, द्रौपदी है, प्यासा, निर्जर है, उत्तरजय, सुवर्णा आदि ये सभी जो है नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे कि दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? क्या वो प्रेमाश्रम है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया? तो निर्मला में। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम के चित्रण किसमें? निर्मला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद की बात करें तो 1880-1936 ईस्वी का मूल नाम अगर देखें तो धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। किस नाम से? उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास अगर देखें तो प्रेमा है, रूठी रानी है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। प्रेमाश्रम में क्या है कि प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है प्रेमाश्रम में। क्या है? किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है प्रेमाश्रम में। रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में जो है रंगभूमि में तो औद्योगिकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है कर्मभूमि में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 5वां क्वेश्चन है कि अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। तो अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है इसमें अज्ञेय की शरणदाता कहानी में। देखिए अज्ञेय की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिकता विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। अज्ञेय की प्रमुख कहानियों की बात करें तो विप्थागा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, जयदोल, अमर वल्लरी। कौन कौन सी? विप्थागा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल, अमर वल्लरी आदि हैं। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। अज्ञेय क्या है? प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में क्या करने वाले हैं? प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। 6वां क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की, शहंशाह की या हुमायूं की, अकबर की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में जो है बाबर की प्रशंसा की है। किसकी? बाबर की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखिए रचना है और विषय वस्तु इसमें दिए गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी के। तो पद्मावत जो है विषय वस्तु क्या है? प्रणय गाथा इसमें पद्मावती में। और अखरावट में क्या है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है इसमें अखरावट में। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में क्या है? प्रलय से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। प्रलय से संबंध कथा है तथा बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में है। एक चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की और एक चित्ररेखा है मलिक मोहम्मद जायसी की। इसमें क्या है? लघु प्रेमाख्यानक है। और कहरानामा में क्या है? तो कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास।
तो मोहन राकेश हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखने वाले। मोहन राकेश कृत प्रमुख नाटक अगर देखें तो आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस है 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैर तले जमीन अधूरा नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक का कथानक जो है अश्वघोष के महाकाव्य शौरानंद पर आधारित है। लहरों के राजहंस नाटक का कथानक अश्वघोष के महाकाव्य शौरानंद पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक जो है मध्यवर्गीय जीवन की जो है विडंबना को प्रस्तुत करता है। इसके पात्र कौन है? महेंद्रनाथ और सावित्री हैं। आधे अधूरे नाटक के पात्र कौन हैं? तो महेंद्रनाथ और सावित्री हैं। और नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी। तो इसमें से कौन सा अज्ञेय जी का नहीं है? तो कालजयी नहीं है, बल्कि महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा और भग्नदूत ये सभी अज्ञेय की कविता संग्रह हैं। बल्कि कालजयी किसकी है? कालजयी 1980 ईस्वी और खंड काव्य है ये, भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र को शाहस्ता का कवि भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल और वाणी की दीनता आदि। अज्ञेय को नई कविता का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय को नई कविता का जनक कहा जाता है। इन्होंने तारसप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो भग्नदूत है, चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर है, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, तो कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी जो हैं अज्ञेय की कविता संग्रह हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं जो माया दर्पण पर जो है फिल्म बनी है और 1973 का जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा है, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी। तो निर्मल वर्मा जो है, निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ हैं परिंदे, जलती झाड़ी है, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी। ये सभी रचना जो है निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ हैं। कौन कौन से? परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे जो है 1960 ईस्वी को नई कहानी की पहली कृति माना है। तो डॉक्टर नामवर सिंह क्या मानते हैं? निर्मल वर्मा कृत जो परिंदे हैं 1960 ईस्वी को नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पे? कौवे और काला पानी कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1985 ईस्वी में। और निर्मल वर्मा जो है 1929 ईस्वी से 2005 ईस्वी नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 10वां है कि यहाँ रहना मना है। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा का है, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया। यहाँ रहना क्या है? मना है। नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो ममता कालिया का है। ये किसकी रचना नाटक है? ममता कालिया का है। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह जो है ममता कालिया का है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं। यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे। यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे, ये दोनों जो है नाटक ममता कालिया का है। वर्ष 2017 ईस्वी में ममता कालिया को अपने उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2017 ईस्वी में ममता कालिया को अपने उपन्यास जो है दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। राम नरेश त्रिपाठी कृत नाटक हैं कन्या का तपोवन और पैसा परमेश्वर है, वफाती चाचा हैं, जयंत है।
तो रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक कौन सी हैं? कन्या का तपोवन है, पैसा परमेश्वर है और वफाती चाचा, जयंत आदि सभी जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक की बात करें तो राखी की लाज है, फूलों की बोली है, जहांदार शाह है, कश्मीर का कांटा है। ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के नाटक राखी की लाज, फूलों की बोली, जहांदार शाह, कश्मीर का कांटा, ये सभी किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा के। ग्राम्य क्वेश्चन की बात करेंगे कि 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल हैं, अमृतलाल नागर, रामनरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। 1942 ईस्वी में क्या है ये 30 दिन मालवीय जी के साथ? तो संस्मरणात्मक जीवनी के लेखक जो है रामनरेश त्रिपाठी हैं। यह पुस्तक जो है 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक कार्यकलापों के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर द्वारा रचित कौन सा संस्मरण है? जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार अगर देखें तो पद्म सिंह शर्मा हैं और पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण की बात करें तो पद्म पुराण है 1929 ईस्वी और प्रबंध मंजरी है। तो पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? पद्म पराग 1929 ईस्वी है और प्रबंध मंजरी है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार अगर पूछे तो पद्म सिंह शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। तो अलका है, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा। यह अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, अलका है। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट। तो इसमें से सी सही है कि अप्सरा है, फिर उसके बाद कुल्ली भाट, अलका है, फिर कुल्ली भाट है, चोटी की पकड़ है। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या है? अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। निराला जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा 1931 ईस्वी है, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरूपमा जो है 1936 ईस्वी, कुल्ली भाट 1938 से 39 ईस्वी, बिल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी और काले कारनामे 1950 ईस्वी। ये अपूर्ण है, काले कारनामे जो है 1950 ईस्वी अपूर्ण है। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया की गणना जो है संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास के प्रमुख पात्र अगर देखें तो कनक हैं। कौन है? अप्सरा उपन्यास के प्रमुख पात्र कनक हैं। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, कृष्णा शोभती, श्रीनिवास दत्त। तो ये सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख जो है निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो प्रेमचंद है 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग है 1943 ईस्वी, निराला है 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा है 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति है 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग है 1952 ईस्वी और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 3 भाग हैं 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद जो है 1978 ईस्वी है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास जो है 2001 ईस्वी आदि महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं
जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। 14 क्वेश्चन है कि समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह छाया है 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी, आकाशदीप है 1929 ईस्वी, और आंधी है 1931 ईस्वी, और इंद्रजाल है 1936 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह हैं। चर्चित कहानियाँ की बात करें तो पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, पुरस्कार, बिसाती आदि है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी की बात करें तो 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रथम कहानी कौन सी? ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में 1911 ईस्वी में। प्रसाद जी की अंतिम कहानी जो है सालवती को माना जाता है। छाया जो है 1912 ईस्वी में प्रसाद के प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल की चर्चित कहानियों की बात करें तो पिंजरे की उड़ान है, ज्ञानदान है, अभिशप्त है, फूलों का कुर्ता है, और चित्र का शीर्षक। ये सभी यशपाल की रचनाएं कहानियां हैं। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियों की बात करें तो फांसी है, वातायन है, और नीलम देश की राजकन्या है, एक रात है, दो चिड़िया आदि। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन की शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ से, राग दरबारी से, हार से, परीक्षा गुरु से। तो शिवपालगंज जो है ये राग दरबारी से संबंधित है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास जो है राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी को राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास अगर देखें तो सोनी घाटी का सूरज है, सोनी घाटी का सूरज है, अज्ञातवास है, सीमाएं टूटती हैं, मकान है, विश्रामपुर का संत है, पहला पड़ाव। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति है, व्यंग्य है एवं आंचलिकता का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की बात और क्या है श्रीलाल शुक्ल के बारे में? श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में सन 2009 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में 2009 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अदखिला फूल 1907 ईस्वी, अदखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का उपन्यास है। परीक्षा गुरु की बात करें तो 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन की 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए थे? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सही है, प्रेमचंद हैं। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से जो है प्रेमचंद ने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्य करते रहे। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? तो प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो ऐसा कौन सा कथन है जो प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? तो डी सही नहीं है कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्होंने प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया,
उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया है। प्रेमचंद जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया और प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त जो है लोकोक्तियाँ, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। 18 क्वेश्चन है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। तो पहला है भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, भुवनेश्वर, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, मोहन राकेश। तो सही क्या है कि भुवनेश्वर है, फिर मोहन राकेश, फिर सुरेंद्र वर्मा, फिर उसके बाद मीराकांत। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम क्या है? पहला नाटककार है भुवनेश्वर और इनका स्थान क्या है? शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था भुवनेश्वर का 1910 ईस्वी में। मोहन राकेश का अमृतसर में जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा का जन्म जो है झांसी में हुआ था 1941 ईस्वी में और मीराकांत का जन्म जो है 1958 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सोया हुआ जल उपन्यास की जो है विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी या सामाजिक विसंगतियों का वर्णन, काशी का इतिहास। तो सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, किससे संबंधित है? तो बी सही है कि एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल जो है 1954 ईस्वी एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल जो है 1954 ईस्वी। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी। सोने चौखट 1981 ईस्वी। ये सभी उपन्यास हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सोने चौखट 1981 ईस्वी है। उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार हैं। 20वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि चंदर, सुधा और चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो चंदर, सुधा और पम्मी जो है धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन के, 11 सपनों का देश के, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। तो चंदर, सुधा और पम्मी जो है धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के जो है पात्र हैं। धर्मवीर भारती को कवि एवं उपन्यासकार भी कहा जाता है। भारती जी के उपन्यास जो है गुनाहों का देवता जो है 1949 ईस्वी में, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन है। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। गुनाहों के देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में आलिफ, लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज के 7वां घोड़ा में आलिफ, लैला और पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्य पात्र अगर देखें तो मणिक मुल्ला हैं सूरज का 7वां घोड़ा के, और जमुना है और लिली आदि सभी जो है सूरज के 7वां घोड़ा के जो है पात्र हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? कबीरदास, नंददास, सूरदास, रसखान ऐसे कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो हैं नहीं हैं? तो कृष्ण शाखा के कवि जो हैं कबीरदास नहीं हैं, बल्कि नंददास, सूरदास, रसखान ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं।
बल्कि कबीरदास जो हैं ये कबीरदास संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक अगर देखें तो कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। कबीर की वाणी के संग्रह उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी जो है सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है। तो भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है। सांकेतिक भाषा, आधुनिक भाषा, जनभाषा, प्राचीन भाषा। तो सांकेतिक भाषा है, ये सही है। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर, और तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला नंबर मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति जो है बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो है सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। 23 क्वेश्चन है कि तन चितौर मन राजा कीना, तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चीना। पंक्तियाँ किस ग्रंथ का है? सीतायन का है, बीजक का है, पद्मावत, बिहारी सतसई। तो ये पंक्तियाँ जो है पद्मावत का है कि तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चीना। पंक्तियाँ किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की कृत पद्मावत की हैं। जायसी जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जो है जायस नामक स्थान पर रहते थे। तो जायसी क्या हैं? प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जो है जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत अगर देखें तो पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इनका प्रिय अलंकार। अगले और पद्मावत की भाषा की बात करें तो पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। बीजक जो है कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी के प्रसिद्ध कृति क्या है? बिहारी सतसई है। सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मल्लिक विदु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। सीतायन किसका है? मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार कौन है? वैद्यनाथ मल्लिक विदु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। 24वां क्वेश्चन है कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? परिप्रवास से है और वशी साकेत कामायनी। तो ये परिप्रवास से जो है पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण परिप्रवास महाकाव्य से लिया गया है और यह रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला नंबर परिप्रवास 1914 ईस्वी, दूसरा नंबर पारिजात लिखे हैं 1937 ईस्वी और तीसरा नंबर वैदेही वनवास का आता है 1940 ईस्वी। परिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। परिप्रवास का सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध के को कवि सम्राट तथा परिप्रवास 1914 ईस्वी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। हरिऔध को कवि सम्राट तथा परिप्रवास 1914 ईस्वी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। उर्वशी की बात करें तो 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। साकेत की बात करें तो 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की कृति है।
कामायनी की बात करें तो 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। 25वां क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन की या वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना जो है संतू नामक एक कहानी थी। तो कौन सा इनके संबंध में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है कि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, बल्कि उनकी अधिकांश सही क्या है कि उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे और उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना अगर देखें तो संतू नामक एक कहानी थी। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में यह कथन सही नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से जो है कविता लिखते थे। इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह अगर देखें तो कुमकुम 1939 ईस्वी है। शर्मा जी की प्रमुख कविता है अगर देखें तो रश्मि रेखा है और अपलक है, क्वाशी है, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला है। ये सभी रचना जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख कविता है। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना है, राष्ट्र प्रेम है तथा जो है विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। अगला क्वेश्चन है कि 26वां क्वेश्चन है कि अति सूधों स्नेह को मारगु हैं। अति सूधों स्नेह को मारगु हैं किस कवि की पंक्तियां हैं। भूषण की हैं, कबीर की, बिहारी की, घनानंद की। तो ये घनानंद की जो है पंक्तियां हैं कि अति सूधों स्नेह को मारगु हैं। तो अति सूधों स्नेह को मारगु हैं घनानंद की काव्य पंक्तियां। ये पंक्तियां जो हैं सुजान सागर में वर्णित हैं। घनानंद जो है हिंदी साहित्य की रीतकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद को रीतिकाल का क्या कहा जाता है, साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। और ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे घनानंद। तो घनानंद को रीतकाल का साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है और ये क्या थे, दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो सुजान सागर है, विरह लीला है और कोकशार है और रश केली बल्ली, सुजान सागर, विरह लीला, कोकशार, कृपा कंद है, इश्क लता। ये सभी जो हैं घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। 27वां क्वेश्चन है कि कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नक्षिक है, प्रियप्रवास है, कवित्व रत्नाकर, सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। सुदामा चरित। नरोत्तम दास का जन्म की बात करें तो सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास के जन्म की बात करें तो सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। और नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं। पहला नंबर सुदामा चरित है, खंड काव्य है ये। और दूसरा नंबर ध्रुव चरित है और तीसरा नंबर क्या है, विचारमाला है। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा जो है ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख भाषा। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, विद्यापति। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। तुलसीदास की बात करें तो 1532 से 1623 ईस्वी। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, हुलसी, तथा पत्नी कौन थी, रत्नावली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या कहा गया कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तथा अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। तो नाभादास ने क्या कहा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना क्या थी, दास्य भाव थी। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। 29वां क्वेश्चन है कि भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत क्या है। 25% है, 73%,
1.3% है या 0.70%। तो भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत क्या है? तो कौन सा सही जवाब है? तो बी सही जवाब है कि 73% जो है भारोपी परिवार का प्रतिशत जो है भारत में बोलने वालों के आधार पर है। तो भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत 73% है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% जो है भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली आदि भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में रखा जाता है। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में रखा जाता है। प्रमुख भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है, जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि रात के उर में दिवस की चाह का सरहूँ, रात के उर में दिवस की चाह का सरहूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु का है, आचार्य शुक्ल का है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। रात के उर में दिवस की चाह का सरहूँ, तो ये सही जवाब महादेवी वर्मा का है कि रात के उर में दिवस की चाह का सरहूँ पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की जो है वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों की बात करें तो निहार 1930 ईस्वी है, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा जो है 1935 ईस्वी, शांडगीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा जो है 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। ये सभी काव्य कृतियाँ महादेवी वर्मा की हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक अगर देखें तो दीपक और बादल है। सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन सा है? दीपक और बादल।